चलिए अब बात कर लेते हैं डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दामों की। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम से जनता परेशान है, लेकिन सियासी गलियारों में अक्सर आवाज़ें उठती हैं कि टैक्स घटाओ या इनको जीएसटी के दायरे में लाओ, या फिर केंद्र पर निशाना साधा जाता है या केंद्र राज्यों को कसूरवार ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन दाम जस के तस ही रहते हैं। लेकिन सबके बीच में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार डीजल पेट्रोल पर चुप्पी तोड़ी और कई राज्यों को वैट घटाने को कहा है। आखिर क्या है इस वैट की कहानी, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर आगे उस पर चर्चा भी करेंगे। बीते 21 दिनों से भले ही पेट्रोल डीजल का कांटा न हिला हो, लेकिन ये डर हमेशा रहता है कि अगले दिन इसके दाम बढ़ेंगे। इस डर को शायद प्रधानमंत्री मोदी ने समझा है। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं ताकि लोगों को राहत मिले। हालांकि बैठक तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थी, लेकिन पीएम मोदी ने आम आदमी की इस दुखती रग को भी समझा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। कुछ राज्यों ने वैट घटाया, लेकिन कई राज्यों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। ये इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहाँ टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। हालांकि पीएम ने माना कि वैट में कटौती से राज्यों को राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन देश हित और अपने राज्यों के लोगों के लिए उन्हें वैट में कटौती करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि देर हो चुकी है, लेकिन मौका अब भी है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज इस अपील में पीएम मोदी के निशाने पर वो राज्य थे जिन्होंने केंद्र सरकार के एक्साइज कटौती के बावजूद वैट में कटौती नहीं की है। इस अपील के बाद उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर आम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जुड़ गए हैं। अरुण सर, एक शो आया करता था ऑफिस, वहाँ पे फाइल कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। अब यहाँ पे स्टेट के पास जाओ तो कहते हैं एक्साइज क्यों नहीं घटा रहे, एक्साइज सेंटर के पास जाओ कह रहे इनसे बोलो वैट घटाएं। आम आदमी को इसमें कब रिलीफ मिलेगी? देखिए, रिलीफ तो तभी मिलेगी जब या तो एक्साइज घटेगी या वैट घटेगा या दोनों घटेंगे, है ना। तो सवाल ये उठता है कि हमारे ओवरऑल रेवेन्यू पोजीशन क्या है।
स्टेट्स की रेवेन्यू पोजीशन क्या है, सेंटर की रेवेन्यू पोजीशन क्या है, कौन काटे कौन पहल करे, ये बहुत इस पे निर्भर करता है। तो अगर आप देखें तो इधर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छा रहा है। सेंटर ने कहा है कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, जीएसटी खूब अच्छे से बढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा इतना रिकॉर्ड कलेक्शन 37% बढ़ा है पिछले साल। हालांकि अभी भी कोविड से पूरी तरह से निजात नहीं मिला है, अभी भी पूरी तरह से इकोनॉमी वापस पटरी पे नहीं आई है, फिर भी टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा बढ़ा है सेंटर का। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर सेंटर एक्साइज ड्यूटी और कटौती कर दे तो उससे सबको फायदा हो जाएगा और उसका प्रेशर पड़ेगा कि स्टेट्स फिर अपना कम करें। दूसरी बात यह है कि सेंटर जो है वो तो फिस्कल डेफिसिट अपना किसी भी लिमिट पे बढ़ा सकता है। हालांकि जो FRBM एक्ट में कहा है कि 3% पे फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन इधर हमने देखा वो 6%, 8%, 9% चल रहा है, जबकि स्टेट्स का वो लिमिट करके 3% हो सकता है। उससे ज्यादा वो फिस्कल डेफिसिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि सेंटर उनको परमिशन ना दे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेंटर इतना आसानी से अपना डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते जितना कि सेंटर कर सकता है। तो स्टेट्स को वो भी एक लिमिटेशन है कि वहां पे उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो उनको परेशानी बढ़ेगी। और जो तीसरी बात जो है कि जो हमारे जो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उनका भार भी स्टेट्स के ऊपर ज्यादा पड़ता है, सेंटर के ऊपर उतना नहीं पड़ता है। और खासकर पैंडेमिक के दौरान ये भार काफी बढ़ गया था स्टेट्स के ऊपर। तो मेरा मानना है कि अगर सेंटर कुछ और घटा दे, अभी जीएसटी इतना अच्छा चल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस इतना अच्छा चल रहे हैं, तो सेंटर अगर जो एक्साइज ड्यूटी और घटा देगा तो उसको जो फिर भी जो उतना लॉस नहीं होगा जो कि स्टेट्स का हो जाएगा अगर वो जो कटौती करेंगे। सर क्या आपको लग रहा है राजनीति हो रही है? क्योंकि जब स्टेट ने भी एक्साइज ड्यूटी घटाई थी उससे पहले 13 रुपए दाम बढ़ाए थे सेंटर ने, और उसके बाद अब ये हो गया कि हम देखिए हमने तो अपना काम कर दिया, बीजेपी शासित राज्यों ने तो अपना काम कर दिया, ये नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं जो वैट नहीं कम करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे आम आदमी की हितों को सोचने की जगह राजनीति हो रही है दोनों तरफ से? जी हाँ, वो तो खैर साफ है कि राजनीति हो रही है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेंटर ज्यादा आसानी से घटा सकता है अपना एक्साइज ड्यूटी बनिस्पत स्टेट्स के। और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्थिति होती है। तो बीजेपी स्टेट्स ने जरूर जो है अपना वैट को कम करके दाम कम किए हैं। जो प्रधानमंत्री ने सही जो बताया है कि काफी सारे जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पे जो पेट्रोल और के दाम कम है बनिस्पत दूसरों के। पर हमें देखना पड़ेगा कि हर एक की क्या क्या स्थिति है, किसको कहाँ तक कितना रेवेन्यू मिला है। और इसमें मेरा मानना है कि एक सेंटर स्टेट के बीच में एक रस्साकशी तो चलती रहती है कि जो सेंटर में पावर में होता है वो अपने जहाँ पे रूलिंग पार्टी की जब पार्टी पावर में होती है उसको ज्यादा मदद करता है, और जो ऑपोजिशन स्टेट्स होते हैं उनको मदद कम मिलती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वहां पे उनको अपने रेवेन्यू रेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे बीजेपी शासन कर रही है उनको तो तरह तरह से मदद मिल जाती है सेंटर से। तो ये सारी पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन जो आम आदमी है वो परेशान है। आम आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि इस समय जो एक तरफ से जॉब कम है, एक तरफ से सैलरी कट हो गया, और फिर तीसरी तरफ से उनकी जेब पे ये डाका पड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेज हो गए हैं। और इस समय ग्लोबल स्थिति के चलते हुए हमारा इन्फ्लेशन बहुत तेज चल रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे तेज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जैसे कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा और ग्रोथ कम हो जाएगी, उसमें रोजगार भी फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए इस समय पेट्रोल डीजल के दाम घटाना एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को ही इस समय कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। नरेंद्र सर आपके पास आता हूं मैं, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जो हैं ऑयल एक्सपर्ट जुड़ गए। सर सवाल सबका यही है कि वो जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि ऑफिस की स्थिति सी होती जा रही है, राजनीति हो जा रही है कि सेंटर कहता है कि हमने दाम घटाए थे पहले, अब तुम घटाओ। स्टेट कहता है, जो कि नॉन बीजेपी राज्य कह रहा है एक्साइज ड्यूटी, आप तो कह रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है, आप तो कह रहे हो जीएसटी बढ़ रही है, तो आप घटा दो। इसमें पिस तो आम आदमी रहे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे घटाने की कितनी आशंकाएं हैं दोनों तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं देखिए, आमतौर से अगर आप इसको ईमानदारी से हम लोग सोचते हैं तो टैक्सेस सरकार इसलिए लगाती है कि आपको कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ प्रदान किया या सरकार की कोई भूमिका रही। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, टर्बाइन फ्यूल जो हमारे देश में है, अगर आप उसको देखते हैं
तो शुरू से लेकर के यानी पूरी दुनिया में जाकर के तेल को लेकर के आना, 86% आयात करते हैं, फिर उसको रिफाइनिंग का सारा काम कराना, उसके बाद देखना कि पूरे देश में उसका वितरण सही हो, और वितरण के साथ साथ ये देखना कि सारा जो सिस्टम है वो काम करे। और उसके अलावा जितने भी वहाँ टैक्सेस कलेक्ट करे जाते हैं पेट्रोल पंप में और आप जाकर के देते हैं, उसमें भारी मात्रा 50% की लगभग टैक्सेस की होती है, तो उसमें केंद्र को कितना देना है, राज्य को कितना देना है, और वो कलेक्शन करना, मतलब जो राज्यों का टैक्स होता है, सेस भी, कई राज्य सेस भी लगाते हैं वेट पे, वो भी उसको भी इकट्ठा करना और राज्य सरकारों को दे देना, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की, सारा काम सेंटर करता है। यानी राज्य सरकार किसी भी दल की वहां पे सत्ता में हो, उसका जो कंट्रीब्यूशन इस बात में कि पेट्रोल डीजल जो है कोई सेवा या कोई मेहनत कुछ भी नहीं, किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी सत्ता की हो, कोई उनको छोटी उंगली नहीं उठानी पड़ती जिसको कहना चाहिए, और उनको और केंद्र सरकार ही टैक्स कलेक्ट करके उनको देती है, चाहे आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की थी, या आने वाले समय में किसी की हो। मैं एक आम बात कर रहा हूं आपसे, तो उसमें राज्य सरकार का थोड़ा सा जो मिलता है उनको, वो टोटल पूरा का पूरा एक तरह का वो बोनस होता है, क्योंकि उनका कोई कतई कोई काम नहीं होता इसके अंदर। पूरी जो एक साइकिल है, साइकिल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसमें परंपरा ये रही है कि जब भी आप इतिहास उठा लीजिए 50 साल का, जब भी केंद्र सरकार ने एक्साइज कम किया है, तो राज्य सरकारें तमाम जो है वो लगभग उसी अनुपात में, उसी हिसाब से लगभग 12 बजे रात को वो अपने टैक्सेस कम कर देते थे। नवंबर में हमने ये देखा, ईमानदारी से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उस पर राजनीति हुई, उस पर सवाल भी उठाए गए, और तो उसको लेकर के थोड़ा जो एक इक्विलिब्रियम चलता आ रहा था, उसमें एक स्कोप पैदा हो गया कि वहां पे जो है बयानबाजी हो जाए। अब बंगाल भी कर रहा है, महाराष्ट्र भी कर रहा है, और राज्य भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सेंसिटिव एरिया है, इसमें बातचीत राज्य सरकारों को केंद्र की ये होनी चाहिए कि आप किस तरह से राहत दे सकते हैं। नरेंद्र, सवाल यह है कि अब यहाँ से सोल्यूशन क्या है, क्या कोई तरीका निकाला जा सकता है? और आखिरी सवाल है मेरे पास, शायद 1 ही मिनट का समय बचा होगा, तो लेकिन अब यहाँ से क्या कोई तरीका निकाला जा सकता है कि जो स्टेट्स हैं उनका थोड़ा सा राजस्व भी बच जाए और एक्साइज और वो भी वैट काट दें? क्या कोई सोल्यूशन पे आया जा सकता है? क्योंकि कहीं तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आम आदमी के तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, और तरीका एक ही है। देखिए, वो जीएसटी में तो अभी लाने की स्थिति है नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता, कोई राज्य नहीं चाहता। तो अब ये है कि इसमें यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बैठ करके बातचीत करें, सबके वित्त मंत्री, और ये देखें कि आम आदमी को राहत कैसे दी जाए। मुद्दा ये नहीं होना है, मुद्दा ये है कि आम आदमी को राहत कैसे देनी चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी राज्य और केंद्र में, और उस कोई रास्ता और निकल नहीं सकता है। बयानबाजी, राजनीति से आम आदमी को राहत नहीं मिल सकती है। दूसरी बात ये, कोई उम्मीद करे कि राज्य सरकारों या केंद्र एकदम जो टैक्सेस कम कर देंगे वो राहत उससे हो जाए, वो भी कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अभी जीएसटी में तो आ नहीं सकता, लेकिन दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? जब तक बैठ के बातचीत नहीं होगी, बयानबाजी कलकत्ता, बम्बई, जयपुर से होगी या चंडीगढ़ से होगी या किसी भी राज्य, वो तो कोई नहीं होगा। बातचीत ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि तेल की कीमतें आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी, ऐसा मुझे कतई नजर नहीं आता। चलिए सर, तो बातचीत नतीजा है। उम्मीद करते हैं कि बातचीत हो, और हमें तो बातचीत से नहीं, हल से मतलब है। हमें मतलब है कि हमारे पेट्रोल के, डीजल के जो बिल हैं वो कम हो। नरेंद्र सर, अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर लौटेंगे स्वदेश एक विशेष सब्जेक्ट के साथ। लेकिन तब तक आप ET Now स्वदेश देखिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना मत भूलिएगा।